दरोगा थी। पूरे जिले में उसकी वर्दी का रौब था। और उसका पति, गांव वाले उसे कहते थे बेरोजगार, निकम्मा, घर बैठा आदमी। पत्नी ताने देती थी, दोस्त हंसते थे और लोग कहते थे दरोगा की कमाई पर पल रहा है। लेकिन किसी ने नहीं देखा, वही चुप रहने वाला आदमी अंदर ही अंदर अपनी किस्मत लिख रहा था। और फिर एक दिन जब पूरे थाने के सामने एसपी साहब ने उसी बेरोजगार पति को गले लगाया, तो सिर्फ थाना नहीं, पत्नी का घमंड भी सन्न रह गया। आदित्य बचपन से ही थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसके पिता राजेश प्रसाद एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। पूरी जिंदगी उन्होंने नियम और सीमाओं के अंदर रहकर गुजारी थी। महीने की तय सैलरी, फिर पेंशन, उसी में घर चलता रहा। घर में कमी नहीं थी, लेकिन ऐशो आराम भी नहीं था। आदित्य ने बचपन में कई बार देखा था, जब स्कूल की फीस भरने में देर होती थी, जब नई साइकिल के लिए उसे 2 साल इंतजार करना पड़ा था, जब पिताजी ने कहा था बेटा, जरूरत और शौक में फर्क समझो। वो बात उसके दिल में बैठ गई थी। वो ठान चुका था, मैं वही जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं कुछ अपना करूंगा, बड़ा करूंगा। पढ़ाई उसने ठीक से की, समझदार था, दिमाग तेज था, लेकिन उसे नौकरी की दौड़ पसंद नहीं थी। वो किसी की नौकरी करने से ज्यादा अपना काम खड़ा करना चाहता था। बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, निर्माण, उसके दिमाग में हमेशा यही घूमता रहता। दिन रात वो सोचता रहता, कैसे शुरू करूं, पूंजी कहां से लाऊं, किस क्षेत्र में उतरूं। घर वाले ज्यादा दबाव नहीं डालते थे। पिताजी की पेंशन से घर आराम से चल रहा था। मां को बेटे पर भरोसा था। इसी बीच उसके लिए रिश्ता आया। लड़की थी, थाना सिविल लाइन की दरोगा, कविता सिंह। तेज तर्रार, आत्मविश्वासी, अपने काम में सख्त, समाज में इज्जत, वर्दी का रौब और मजबूत व्यक्तित्व। आदित्य का परिवार भी सम्मानित था, इसलिए रिश्ता आसानी से तय हो गया। शादी के शुरुआती दिन सामान्य थे। कविता को लगा था कि आदित्य कुछ बड़ा करेगा। वो पढ़ा लिखा था, समझदार था। उसे भरोसा था कि उसका पति जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। आदित्य अब भी घर पर बैठकर प्लान बनाता रहता। कभी नोटबुक में खर्च का हिसाब लिखता, कभी मार्केट के बारे में पढ़ता, कभी निर्माण कंपनियों की वेबसाइट देखता। वो खाली नहीं था, लेकिन बाहर से देखने पर वो कुछ नहीं कर रहा आदमी दिखता था। कविता की नौकरी चल रही थी। थाने में लोग उसे सलाम करते, आदेश पर काम होता, उसके एक इशारे से फाइलें हिल जाती। शाम को जब वो घर लौटती तो आदित्य को वही शांत बैठा देखती। धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगे। एक दिन उसने सीधे पूछा, आखिर कब तक ऐसे ही सोचते रहोगे? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, बस थोड़ा समय और, सही मौका मिलते ही शुरू कर दूंगा। कविता ने गहरी सांस ली, पर कुछ नहीं कहा। लेकिन वक्त के साथ उसका धैर्य टूटने लगा। एक शाम उसकी 2 सहेलियां घर आई। दोनों पुलिस विभाग में थी। चाय पर बातचीत चल रही थी। हंसते हुए कविता बोली, अरे इसे छोड़ो, दिन रात घर में बैठकर फोन देखता रहता है। कभी कहता है कंपनी खोलूंगा, कभी कहता है कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। सहेलियां मुस्कुरा दी। आदित्य वही बैठा था। उसने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी और गहरी हो गई। अब ताने खुलकर आने लगे थे। मेरी कमाई पर पल रहे हो, पापा की पेंशन खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर शब्द जैसे उसके आत्मसम्मान पर चोट करता। लेकिन आदित्य जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसके अंदर एक आग थी। वो साबित करना चाहता था, बोलकर नहीं, करके। उसे यकीन था समय उसका भी आएगा। लेकिन अभी उसकी पहचान बस इतनी थी, दरोगा का बेरोजगार पति। दिन बीतते जा रहे थे और घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था।
कविता के शब्दों में तल्खी साफ झलकने लगी थी। उस रात बात छोटी सी बात से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बहस में बदल गई। कविता ने वर्दी उतारते हुए कहा, आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा आदित्य? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस सही शुरुआत चाहिए। कविता अचानक भड़क उठी, कौन सी कोशिश? दिन रात घर में बैठे रहते हो। अगर कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा तो छोटा ही कर लो। किसी दुकान में काम कर लो, झाड़ू लगा लो, पोंछा लगा लो। मुझे भी नहीं पता क्या करो, लेकिन कुछ तो करो। कम से कम लोग तो ये नहीं कहेंगे कि दरोगा का पति घर पर बेरोजगार बैठा है। हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। वो यही नहीं रुकी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी कमाई पर जी रहे हो, पापा की पेंशन से घर चल रहा है और तुम सपने देख रहे हो। आदित्य की आंखों में एक पल को नमी आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं छोटा काम करने से नहीं डरता, उसने धीमे से कहा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो हमेशा के लिए खड़ा रहे। कविता हंस पड़ी, पहले खुद तो खड़े हो जाओ। बस वही क्षण था। आदित्य चुपचाप घर से निकल गया। सड़क पर चलते हुए उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, झाड़ू लगा लो, पोंछा लगा लो। उसे छोटा काम करने से अपमान नहीं था, लेकिन जिस लहजे में कहा गया था उसने आत्मा को घायल कर दिया था। वो बिना दिशा के चलता जा रहा था कि तभी सामने भयानक आवाज हुई। एक काली एसयूवी तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। आदित्य एक पल के लिए रुका, फिर दौड़ पड़ा। गाड़ी बुरी तरह पिचक चुकी थी। अंदर बैठे व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था। दरवाजा फंसा हुआ था। आदित्य ने पूरी ताकत लगा दी। कांच उसकी हथेलियों में धंस गया। लोहे की धार से उसकी त्वचा छिल गई, लेकिन उसने दरवाजा तोड़ दिया। घायल व्यक्ति को खींचकर बाहर निकाला। लोग अब पास आ रहे थे। एम्बुलेंस बुलाओ, किसी ने चिल्लाया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। भीड़ बढ़ने लगी। आदित्य चुपचाप पीछे हट गया और वहां से चला गया। अस्पताल में पता चला, घायल व्यक्ति जिले के एसपी अरविंद राठौर थे। उधर आदित्य घर पहुंचा। हाथों से खून रिस रहा था। उसने पानी से धोकर कपड़ा बांध लिया। दरवाजा खुलते ही कविता की नजर उसके हाथों पर पड़ी। ये क्या हुआ? उसने तीखे स्वर में पूछा। आदित्य चुप रहा। कविता और भड़क गई। कहीं मारपीट करके आए हो क्या? या जेब काटने का काम शुरू कर दिया? छिनैती करते पकड़े गए थे क्या? ये हालत कैसे हुई? आदित्य ने धीरे से कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? कविता ने व्यंग्य से कहा, अब नया धंधा शुरू कर दिया क्या? उसने जवाब नहीं दिया, बस कमरे में चला गया। उस रात वो सोया नहीं। एक तरफ हथेलियों का दर्द था, दूसरी तरफ शब्दों का। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। अपने पुराने मित्र महेश से मिला, जो नगर पालिका में छोटे मोटे सड़क के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। मुझे काम सीखना है, आदित्य ने साफ कहा। महेश ने हंसते हुए पूछा, दरोगा का पति मिट्टी में उतरेगा? आदित्य ने दृढ़ आवाज में कहा, हां, और यहीं से शुरू करूंगा। पिता की थोड़ी सी बचत लगाई, पहला छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब वो सुबह सुबह साइट पर होता, धूप में खड़ा रहता, मजदूरों के साथ काम करता। घर पर उसने कुछ नहीं बताया। कविता को अब भी लगता था वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आदित्य जानता था। धीरे धीरे आदित्य की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन ये बदलाव सिर्फ उसे दिख रहा था, घर को नहीं। सुबह वो जल्दी निकल जाता, कभी कह देता थोड़ा बाहर काम है, कभी बस चुपचाप चला जाता। साइट पर अब लोग उसे साहब कहकर बुलाने लगे थे। पहला कॉन्ट्रैक्ट उसने समय से पहले पूरा कर दिया। काम साफ सुथरा था। नगर पालिका में उसकी तारीफ हुई। दूसरा टेंडर मिला, फिर तीसरा। उसने अपनी एक छोटी सी फर्म रजिस्टर करवाई, आर्या इंफ्राकॉन। नाम सुनकर उसके पिता की आंखें भर आई थी।
बेटा, धीरे चलना, लेकिन सच्चाई से चलना। आदित्य ने सिर झुका दिया था। अब उसकी आमदनी ठीक ठाक होने लगी थी, लेकिन घर में उसकी पहचान अब भी वही थी। एक दिन कविता की सहेली घर आई। हंसते हुए बोली, कविता, तुम्हारे पति अब भी घर पर ही रहते हैं क्या? कविता ने बिना सोचे जवाब दिया, हां, अभी तो बड़े बिजनेसमैन बनने की तैयारी चल रही है। कमरे के बाहर खड़ा आदित्य सब सुन रहा था। उसे दुख तो हुआ, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब समय आ गया है सच बताने का। उस दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया था। जिले के एक मुख्य मार्ग के पुनर्निर्माण का टेंडर उसकी कंपनी को मिला था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा कदम था। उसने सोचा, आज कविता को सब बता दूंगा। वो पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ थाने की ओर चला। दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन खुशी भी थी। थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। अंदर वही माहौल, आदेश, फाइलें, सैल्यूट। कविता अपने केबिन में बैठी थी। आदित्य अंदर गया। कविता ने ऊपर देखा। भौहें तंग गई। यहां किस लिए आए हो? उसने औपचारिक स्वर में पूछा। आदित्य मुस्कुराया, तुमसे मिलना था, एक जरूरी बात थी। कविता ने आसपास बैठे स्टाफ की तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, घर पर नहीं कह सकते थे? यहां तमाशा बनाने आए हो? आदित्य के कदम जैसे रुक गए। नहीं, बस सोचा कि। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि कविता फिर बोल पड़ी। देखो आदित्य, मुझे ड्यूटी के समय ये सब पसंद नहीं है, और प्लीज यहां आकर ये मत दिखाओ कि तुम बहुत बिजी हो। पहले कुछ बन जाओ, फिर ऐसे आना। कमरे में बैठे दो सिपाही हल्का सा मुस्कुरा दिए। आदित्य के हाथ में जो फाइल थी, वो धीरे से नीचे झुक गई। उसने चाहा कि कह दे, मैं अब बेरोजगार नहीं हूं, मैंने कंपनी शुरू कर दी है, आज मेरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है। लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वो बस इतना कह पाया, ठीक है, मैं चलता हूं। जैसे ही वो मुड़ा, बाहर हलचल हुई। सायरन की आवाज। थाने के सामने एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। जिले के एसपी अरविंद राठौड़ खुद उतरे। पूरा थाना एकदम सतर्क हो गया। सलाम साहब। नमस्ते सर। कविता तुरंत बाहर आई, सीधी खड़ी हो गई। आदित्य सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था। तभी एसपी साहब की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए वे ठिठक गए। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। आदित्य ने सोचा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? एसपी तेज कदमों से उसकी ओर बढ़े। पूरा थाना देख रहा था, कविता भी। अगले ही क्षण एसपी ने आदित्य के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। थाना एकदम शांत हो गया। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। एसपी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और सबकी आंखों के सामने उसे गले लगा लिया। पूरा थाना स्तब्ध था। कविता की आंखें फैल गई। एसपी की आवाज गूंजी, इस लड़के ने मेरी जान बचाई थी जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। सन्नाटा। सिपाहियों के चेहरे पर हैरानी। कविता के हाथ कांपने लगे। एसपी आगे बोले, मैं तुम्हारा एहसान इस जन्म में नहीं चुका सकता। मेरे भाई हो तुम। आदित्य की आंखें झुक गई और पहली बार पूरा थाना उस आदमी को देख रहा था जिसे अब तक सिर्फ दरोगा का बेरोजगार पति समझा जाता था। थाने के आंगन में जैसे समय ठहर गया था। एसपी अरविंद राठौड़ अभी भी आदित्य के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। उनकी आवाज में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, उन्होंने कहा। उस रात तुम भीड़ में गायब हो गए। सीसीटीवी में चेहरा साफ नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं भूल सकता था। पूरा स्टाफ स्तब्ध खड़ा था। कविता कुछ कदम पीछे खड़ी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी रोज उसके सामने खामोश खड़ा रहता है, वही एसपी साहब के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है।
एसपी ने आगे कहा, तुम्हारे हाथ बुरी तरह कटे थे, फिर भी तुम रुके नहीं। जान जोखिम में डालकर दरवाजा तोड़ा था तुमने। ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं। एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, यही तो। मैडम के वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। एसपी ने उत्सुकता से पूछा, क्या? तभी आदित्य ने शांत स्वर में कहा, सर, रहने दीजिए। लेकिन एसपी ने हंसते हुए कहा, नहीं, बताइए। कविता की आवाज धीमी थी मगर साफ। ये मेरे पति हैं, सर। एसपी एक पल को चुप रह गए। फिर उन्होंने आदित्य की ओर देखा, फिर कविता की ओर। ओह, तो ये आपके पति हैं? उनकी आवाज में हल्की मुस्कान थी, लेकिन अर्थ गहरा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, इंस्पेक्टर कविता। ऐसे साहसी और नेक इंसान हर किसी को नहीं मिलते। ये शब्द कविता के भीतर कहीं गहरे उतर गए। जिस आदमी को वो रोज ताने देती थी, जिसे वो अयोग्य समझती थी, आज वही पूरे थाने के सामने सम्मान पा रहा था। एसपी ने आदित्य से पूछा, तुम यहां किस काम से आए थे? कोई दिक्कत? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं सर, बस अपनी पत्नी से मिलने आया था। एसपी ने गंभीर होकर कहा, अगर कभी भी कोई जरूरत पड़े तो सीधे मुझे फोन करना, ये मेरा वादा है। उन्होंने जेब से अपना कार्ड निकाला और आदित्य के हाथ में रख दिया। पूरा थाना अब आदित्य को नए नजरिए से देख रहा था। कुछ देर बाद एसपी अंदर मीटिंग के लिए चले गए। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। कविता वही खड़ी थी। आदित्य उसकी तरफ देखे बिना बाहर निकलने लगा। आदित्य, उसकी आवाज कांपी। वो रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आदित्य ने धीरे से कहा। बताने की जरूरत नहीं समझी। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें गहराई थी। कविता के पास जवाब नहीं था। वो पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रही थी। थाने में अब फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। मैडम के पति ने एसपी साहब की जान बचाई। इतने बड़े आदमी निकले। हम तो समझते थे। हर कानाफूसी कविता के दिल पर चोट कर रही थी। शाम ढलने लगी। आदित्य घर लौट चुका था। कविता देर से घर पहुंची, वर्दी उतारी, लेकिन आज उसे अपने कंधों पर उसका भार ज्यादा महसूस हो रहा था। आदित्य ड्राइंग रूम में शांत बैठा था। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। कविता चाहती थी कुछ कहे, माफी मांगे, या कम से कम पूछे कि वो कैसा है, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। आदित्य ने सामान्य स्वर में पूछा, खाना खा लिया? बस इतना। कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं। यही चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। उस रात कविता को नींद नहीं आई। उसे याद आने लगा वो शब्द, वो ताने, वो व्यंग्य, और दूसरी तरफ एसपी के शब्द। आप बहुत भाग्यशाली हैं, पहली बार उसे लगा। शायद वो अपने ही घर के हीरे को पहचान नहीं पाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच अभी पूरा सामने आना बाकी था। और आदित्य ने अब तक अपनी असली पहचान बताई ही नहीं थी। अगले दिन पूरा थाना बदल चुका था। जो सिपाही कल तक आदित्य को देखकर बस औपचारिक सी नजर डालते थे, आज वही फुसफुसाते हुए सम्मान से उसका नाम ले रहे थे। वही है ना, एसपी साहब वाले? हां, वही। जान बचाई थी इन्होंने। कविता के कानों तक हर बात पहुंच रही थी। उसने पहली बार महसूस किया, सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। और आदित्य ने बिना बोले कमा लिया था। लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि आदित्य की दुनिया कितनी बदल चुकी है। उधर आदित्य अपने काम में और गहराई से लग चुका था। जिस बड़े सड़क निर्माण का टेंडर उसे मिला था, उसका काम शुरू हो चुका था। मशीनें लगी थी, मजदूर काम कर रहे थे। साइट पर अब लोग उसे आदित्य सर कहकर बुलाते थे। महेश ने हंसते हुए कहा, अब तो तू सच में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। मैडम को बताया? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं। क्यों? बस सही वक्त आने दो। उसके भीतर अब कोई कड़वाहट नहीं थी,
बस एक अजीब सी शांति थी। शाम को जब कविता घर लौटी, वो असामान्य रूप से चुप थी। आदित्य ने देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थी, शायद रोई थी। सब ठीक है? उसने सहजता से पूछा। कविता कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, आज पूरे थाने में तुम्हारी बात हो रही थी। आदित्य मुस्कुराया। अच्छी बात है। उसकी सादगी कविता को और बेचैन कर रही थी। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? उसने फिर पूछा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कौन सी बात? कि तुमने एसपी की जान बचाई। वो तो बस एक इंसान का फर्ज था। कविता का गला भर आया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक सरकारी गाड़ी खड़ी थी। कविता चौंकी। दरवाजा खुला। एसपी अरविंद राठौड़ खुद खड़े थे। अंदर आने का निमंत्रण नहीं मिलेगा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कविता हड़बड़ा गई। सर, आप? एसपी अंदर आए। उनकी नजर सीधे आदित्य पर गई। मैंने कहा था ना, कभी भी जरूरत हो तो फोन करना। आज मुझे तुम्हारी जरूरत थी। कविता हैरान रह गई। सर, एसपी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, जिले की मुख्य सड़क के निर्माण का काम जिस कंपनी को मिला है, उसका काम देखकर मैं प्रभावित हुआ हूं। समय से पहले और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ। सोचा मालिक से मिल लिया जाए। कविता ने सहजता से कहा। सर, कौन सी कंपनी? एसपी ने मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा। आर्या इंफ्राकॉन। कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता की आंखें धीरे धीरे आदित्य की ओर मुड़ी। ये? उसकी आवाज कांप गई। एसपी ने गर्व से कहा, हां, तुम्हारे पति की कंपनी है। पूरे जिले में इनका नाम तेजी से बढ़ रहा है। ईमानदार और मेहनती कॉन्ट्रैक्टर मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये उनमें से एक है। कविता को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। जिस आदमी को वो घर बैठा बेरोजगार कहती थी, वो जिले की सबसे बड़ी सड़क बना रहा था। एसपी आगे बोले, मैं चाहता हूं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी तुम साथ रहो। आदित्य, ऐसे लोगों की जरूरत है हमें। आदित्य ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद सर, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। एसपी उठे। जाते जाते कविता की ओर देखकर बोले, इंस्पेक्टर कविता, आप वाकई भाग्यशाली हैं। वर्दी का रौब हर कोई दिखा सकता है, लेकिन ऐसा चरित्र और धैर्य हर किसी में नहीं होता। दरवाजा बंद हुआ। घर में गहरा सन्नाटा था। कविता धीरे धीरे आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें छोटा समझा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चुप थे। आदित्य शांत था। मैंने तुम्हें झाड़ू लगाने तक की बात कह दी। वो रो पड़ी। और तुम चुपचाप अपनी दुनिया खड़ी करते रहे। पहली बार उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वो धीरे धीरे आदित्य के सामने झुक गई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। आदित्य ने उसे उठाया। गलती नहीं थी तुम्हारी, उसने धीमे स्वर में कहा। मेरे हालात ऐसे थे कि तुम्हें वही दिखा जो सामने था। लेकिन याद रखना, जो इंसान शांत बैठा होता है, वो हमेशा खाली नहीं होता। कभी कभी वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। कविता सिसक पड़ी। उसने कहा, आज से मेरी नजर में तुम मुझसे बहुत ऊपर हो, बहुत ऊपर। लेकिन आदित्य की आंखों में जीत का घमंड नहीं था, बस एक संतुलित शांति थी, क्योंकि उसकी असली जीत अब शुरू हुई थी। सम्मान की। उस रात घर का माहौल बिल्कुल अलग था। ना ताने थे, ना अहंकार, ना ऊंची आवाज। कविता चुपचाप आदित्य के पास बैठी थी। उसकी वर्दी आज कुर्सी पर टंगी थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि असली सम्मान वर्दी से नहीं, इंसानियत से मिलता है। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम चुप थे, इसलिए मुझे लगा तुम कमजोर हो। लेकिन आज समझ आया, चुप रहने वाला आदमी अक्सर सबसे मजबूत होता है। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया।
हर इंसान का समय अलग होता है। कविता। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। अगर उस दौरान तुम्हारे शब्द कठोर थे तो शायद वही मेरी आग बन गए। कविता की आंखें फिर भर आई। मैं अपने दोस्तों से, अपने स्टाफ से, सबके सामने कहूंगी कि मेरे पति पर मुझे गर्व है। आदित्य ने सिर हिलाया। गर्व तब करना जब मैं अच्छा इंसान बना रहूं। पैसा और काम तो आते जाते रहते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों के रिश्ते में बदलाव साफ दिखने लगा। कविता अब घर में अधिकारी नहीं, पत्नी बनकर रहती थी। और आदित्य ने भी कभी पुराने शब्दों का जिक्र नहीं किया। एक शाम दोनों नई बन रही सड़क के किनारे खड़े थे। मशीनें चल रही थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन आदित्य की आंखों में चमक थी। कविता ने उसका हाथ थाम लिया। अब समझ आई। उसने कहा, बड़े काम के लिए सिर्फ सपने नहीं, सहन शक्ति भी चाहिए। आदित्य ने आसमान की तरफ देखा। आज वो सिर्फ दरोगा का पति नहीं था, वो अपने सपनों का मालिक था। और सबसे बड़ी बात, अब उसके घर में सम्मान भी था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।